आज हमारे साथ हैं किसान यूनियन के नेता और एक बुज़ुर्ग किसान हैं। हम उनसे बात करेंगे। आज जानना चाहेंगे कि आप गांव-गांव जाके किसानों के लिए क्या कर रहे हैं और उनको क्या समझा रहे हैं तीन कानून। हम जब गांव जाते हैं, अपने लोग होते हैं या हमारी यूनियन के जो वर्कर्स होते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि आप लोग गांव में जाएं और ये जन जागरण अभियान जो कानून बनाए हैं इन्होंने, जो किसानों के हित में है, किसानों के हित में नहीं, ये पूरे सर्व समाज के हित में है, तो इनके बारे में बताइए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि एक समूह जो हमारे अडानी अंबानी या जो बड़े लोग मतलब लोगों का कारपोरेट घरानों का है, तो ये जो ज़मीन है उनके कब्जे में जाएगी। कि कैसे जाएगी? जैसे कि सपोज करिए कि उन्होंने अब आपका फार्म ले लिया और पहले तो ये लोग महंगे लेंगे, जो रेट चल रहा है वर्तमान में महंगा लेंगे, और उसके बाद 1 साल या 2 साल ये इस हिसाब से करेंगे कि जिससे किसान अपने खेतों को इनके पास कॉन्ट्रैक्ट में रहे, महंगा लेंगे, महंगा खरीदेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि उस दरमियान में ये मंडियां समाप्त हो जाएंगी। मंडियों में पड़ेगा टैक्स, तो वो जब टैक्स पड़ेगा तो उससे कुछ उस समय कुछ लोग वो मंडी वाले व्यापारी हैं वो कुछ मद्दा लेंगे, सस्ता लेंगे, और ये लेंगे महंगा, तो धीरे धीरे मंडी समाप्त हो जाएगी। अब जब इनका बनेगा एकाधिकार, तो ये अपने हिसाब से फसल पैदा कराएंगे। एक उदाहरण है, जैसे आलू है। आलू इस समय 5, 7, 8 रुपये किलो बिक रहा है, 800 रुपये कुंटल बिक रहा है। आलू के चिप्स बनाए जाते हैं तो उसका 500 रुपये किलो का हिसाब होता है। तो बताइए 8 रुपये वाली चीज़ 500 रुपये में बिकती है। तो ये है कारपोरेट घरानों की बात। तो इसी तरह ये किसान से वो चीज़ तैयार कराएंगे कि जिसमें इन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर बाहर से हमारी जो मतलब जैसे गेहूँ धान वगैरह जो भी मतलब सस्ता मिलेगा तो बाहर से तो इकट्ठा करेंगे और उसको विदेशों में सप्लाई करेंगे, मगर यहाँ के किसानों को भी वो चीज़ पैदा कराएंगे जिससे ये बाहर को भेज सकें और उससे मुनाफा कमाएं। और वो चीज़ जब किसान के पास नहीं होगी तो इसे महंगे दामों पर बेचेंगे। जैसे अभी माल में आप चले जाएं, कोई भी चीज़ खरीदें, उसका रेट कई गुना ज़्यादा होता है मार्केट से। इस समय हमारे यूपी में, बिहार में 900 से लगाकर 1200 तक का धान बिका। तो 18 रुपये किलो, मान लीजिए 65% की इसकी अगर वो होती है तो 18 रुपये किलो चावल पड़ना चाहिए। 18 के आप 25 में दे दीजिए, मगर 40 आज भी उनके माल में चले जाइए, आपको 70-80 रुपये किलो मिलेगा। लेकिन अभी जो किसान ने आलू पैदा किया है, आलू क्या रेट जा रहा है किसानों का? इस समय 800-700 रुपये है, 700 रुपये कुंटल है। और उसकी लागत? अरे उसकी लागत अगर वही साहब, यही तो बात है। अगर आप ये निश्चित क्यों नहीं करते कि ये हम जैसे भंडारण होना, इसकी जो आलू बचेगा सिर्फ उसका भंडारण होना, तो क्यों नहीं आप उसको 18 रुपये 15 रुपये में लेते हैं? 15 रुपये में ले तो उसके बाद 20-25 में अगर बिकता है तो कम से कम किसान भी बचेगा। अब इसकी जैसे फर्टिलाइज़र, सीड, उसके बाद उसकी जुताई, उसकी लेबर चार्ज सब मिला के कुछ भी नहीं बचता है। तो कायदे में सरकार को हर जिन्स की कीमत निश्चित करना चाहिए और उसी निश्चित कीमत पर खरीदें, और फिर ये वो निश्चित करें कि हमें जैसे मान लीजिए 25% प्रॉफिट लेना है, 25%, तो 25% एक्स्ट्रा लगाकर उस कीमत पर बिकवाएं। हम लोगों का उद्देश्य ये है, यही उद्देश्य है कि हमारी ये तीनों कानून वापस हो, उसके साथ साथ में हमारे जो मजदूर भाई उनको भी बेनिफिट मिले और उसका किसानों को भी फ़ायदा मिले। तो 900 से लगा के 1200 में तो हमारा पैसा भी नहीं वापस हुआ है। जब ये पैसा वापस नहीं हुआ तो किसान तो धीरे धीरे गर्त में जा रहा है। इसलिए एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं किसान। एमएसपी पे गारंटी नहीं, कानून मांग रहे हैं। गारंटी तो कह रहे हैं एमएसपी बिक रही है, मगर एमएसपी पे खरीदा किसका जा रहा है? मात्र 2% व्यक्तियों का ही एमएसपी पे खरीद होती है, 98% व्यक्तियों की एमएसपी पे खरीद नहीं होती। कि जिनका मंडियों में रसूख है उन्हीं किसानों का, बस जो दमदार हैं या जिनके जूते में दम है वही बेच पाते हैं। बाकी शेष किसान जो है वो बर्बादी की स्थिति में है। तो 2% यानी अगर 2 आदमी खाएं और शेष 98 भूखे रहें तो ये अच्छी बात है। कायदे में रोटी का हक सबको बराबर है। फिर किसान अपनी क्या रणनीति बनाएंगे? गांव-गांव जाके कैसे समझाएंगे? गांव जैसे हमारी मीटिंग हो रही, जिला स्तर पे हो रही, तहसील स्तर पे हो रही। अभी हमारी 20 मार्च को हमारे यहाँ मीटिंग शाहजहानपुर में होने जा रही है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वहाँ जाएंगे। वहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे तो उनको कानून के बारे में बताएंगे। जब लाखों आदमी होंगे वहाँ और वो उनको समझेंगे तो जो लाखों आदमी वहाँ होंगे वो अपने गाँव में जाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि इसमें कमियां क्या हैं, किसकी इस वजह से किसान की क्या स्थिति होने जा रही है, मजदूर की क्या स्थिति होने जा रही है। लेकिन जो छोटी किसान जातियां हैं उनको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है। वो सोच रहे हैं ये जो अभी भी डटे हुए हैं वो किसान हैं जिनके पास
400 बीघे 500 बीघे ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जिसके पास 2 बीघा 3 बीघा छोटी जाति वाले किसान हैं वो अभी तक इस कानून को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके समझ तो सब कुछ रहे हैं, मजबूरियाँ हैं, हम उन किसानों की मजबूरियाँ समझते हैं कि भाई एक बात बताइए कि जैसे हमारी पूर्वी यूपी है, यहाँ से आने के लिए 1000 रुपये चाहिए बस का किराया। हम लोग बरेली से जब आते हैं, शाहजहानपुर से जब हम चलते हैं तो यहाँ तक हमारे 550-600 रुपये तक खर्च हो जाते हैं, ऑटो वगैरह से लगाकर इतने खर्च होते हैं। अब वो जो पूर्वी यूपी से आए तो उनका एक तरफ से कम 1000 रुपये एक तरफ से पड़ेगी, तो किसान अभी इतना, क्योंकि किसानों के पास बचा ही कुछ नहीं। अगर वो यूपी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर नहीं आना चाहते हैं तो वो अपने कहीं आसपास में भी धरना कहीं दे सकते हैं किसानों के विरोध, किसानों के समर्थन में। धरना दिया, हर जिला मुख्यालय पे दिया, तहसील मुख्यालय पे दिया। अभी जो 18 तारीख को हमारी रेल रोको आंदोलन हुआ था उसमें सब लोग शामिल हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। और फिर आप एक बात हमेशा समझो कि जंग में बहुत सब पूरा समाज नहीं आ पाता है, कुछ लोग ही जंग लड़ते हैं। जैसे पूरा इंडिया है, 1 अरब 30 करोड़ की, आज 32 करोड़ की जनसंख्या है, तो इसमें हमारी नहीं, आज की डेट में ये दिखाया जा रहा है कि हरियाणा में बहुत विरोध है, किसान आंदोलन के माध्यम से सरकार का बहुत विरोध है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस के द्वारा, लेकिन फिर भी सरकार के समर्थन में विधायकों ने दे दिया। क्या अभी भी विधायकों पे जनता दबाव नहीं बना पा रही है या किसान दबाव नहीं बना पा रहे हैं? इसके बारे में हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, ये बात पड़ेगी राजनीति में। नेता जितने हैं इसमें 99% भ्रष्ट हैं। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि हमारी जो यूनियन है, हम किसान इतनी मजबूत, अपनी स्थिति को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि सरकार कोई भी आए, हम लोगों के खिलाफ, यानी ऐसा कोई मतलब जो है ऑर्डिनेंस ना लाए जिसमें गरीब और मजदूर किसानों का अहित हो। नहीं, तो जो किसान जातियों के नेता हैं सेंट्रल में आप उनको क्यों नहीं भेजते? सेंट्रल में आपको एक ही ऑप्शन, आपने 2 ही ऑप्शन क्यों बना रखे हैं, कांग्रेस बीजेपी, इसके अलावा आपकी थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं चुनते आप कभी? उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिक्स एक इतनी गंदी चीज़ है। पॉलिटिक्स का बंदा कहेंगे तो परिवर्तन भी तो पॉलिटिक्स के जरिए होना है। नहीं होना है तो हम इतनी शक्ति अपनी मजबूत कर लेंगे कि उन्हें बाध्य होना पड़ेगा किसानों की बात सुनने के लिए। नेता तो रहेंगे, जैसे कि आज से नहीं हमेशा से अच्छे बुरे रहे और अच्छे बुरे रहेंगे, अभी से नहीं, हजारों वर्ष पहले से भी यही स्थिति रही। नहीं, जब कोई आपका सांसद विधायक 5 साल आपके क्षेत्र में विकास नहीं करता फिर दोबारा क्यों चुन लिया जाता है उसे? नहीं, ऐसा है, बदले भी जा सकते हैं। वो तो सरकार वो तो पार्टी अपनी मर्जी से बदल देती है, आप थोड़ी बदलते हैं उसको। नहीं, ऐसा है। अब जैसे पिछले बारे में हर हर मोदी घर घर मोदी क्यों हुए, मान लीजिए उनका इतना प्रचार प्रसार हो गया था कि लोग कहते थे गुजरात को उन्होंने स्वर्ग बना दिया। अब हर आदमी ने गुजरात देखा नहीं तो हर हर मोदी घर घर मोदी हो गए कि पहले सरकारें जो थी भ्रष्ट थी, तो लोगों ने सोचा मोदी अच्छे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे मुस्लिम समुदाय का कितना सपोर्ट है? मुस्लिम समुदाय का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आपके जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनके मंच पर मुस्लिम चेहरे नहीं दिखाई देते। आते हैं, देखिए ऐसा है, आते हैं। अब जैसे सपोज करो, अब आए उससे पहले हमारे मतलब मुस्लिम नेता भी आए, मुस्लिम धर्मगुरु भी आए, मंच से बोले। ऐसा नहीं कि मुस्लिम नेता नहीं आते हैं, आते हैं। अब सवाल यह है कि वो कितने आते हैं इसकी तो गणना नहीं की जा सकती। आते बराबर, हमारे यहाँ लंगर भी लगा हुआ है मुस्लिम भाइयों का। लेकिन देखिए मुस्लिम कम्युनिटी आपके यहाँ बहुत कम दिखाई दे रही है। या तो अपने मंच पर साझा करेंगे तो ये मैसेज जाएगा ना उनके पास कि अब जो पश्चिमी उत्तर में दंगा, जो जाट और मुस्लिम के दंगा हो गया था, जिसको हिंदू मुस्लिम दंगा में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उन पर एक मैसेज जाएगा ना कि हाँ मुस्लिम और हिंदू करीब में आ गए हैं अब इस समय, तो मैसेज कैसे छोड़ेंगे आप? नहीं, ऐसा है, मुस्लिम भाई आते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, आते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, मंच पे ही साझा करते हैं। अब ये बात है कि दूसरी की नहीं, ये भावना तो जो मुस्लिम समुदाय का छोटा व्यक्ति है जो यहाँ तक नहीं आया उसके पास पहुँचनी चाहिए ना। नहीं तो फिर कभी बीजेपी फिर एक हिंदू मुस्लिम के नाम का शिविर का छोड़ेगी, फिर हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा और फिर आप फिर वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से खड़े हुए हैं। ऐसा है कि हमारे मुस्लिम धर्मगुरु बाकायदा अनाउंसमेंट भी करते हैं, आप पेपरों में भी देखा होगा, वो भी किसानों का समर्थन करते हैं और कहते हैं, और यहाँ आने के लिए भी कहते हैं, आते भी हैं लोग, ऐसी बात है कि नहीं आते, आते हैं। ये तो नहीं आप कह सकते हैं नहीं आते, मन से भी बोलते हैं। और शायद कोई भी अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट SC/ST एक्ट पे को ख़त्म करने के लिए प्रोपेगेंडा चला रही है। कुछ भी नहीं खत्म होगा, जो चीज़ चलती है जैसी संविधान में शुरू से हुआ है और यही चलता रहेगा। तो आप मानते हैं दलितों के साथ अत्याचार होता है? जी, आप मानते हैं दलितों के साथ अत्याचार होता है? हाँ, होता भी है। हम ये कैसे कहते हैं कि नहीं होता है, होता भी है। भाई एक बात बताओ, रोटी खाने का तो सबका हक है। हमारे जो दलित भाई कमजोर हैं, क्या हम ये कहेंगे कि इनकी रोजी रोटी छीन ली जाए? हमारे यहाँ कोई किसान नेता ये नहीं कहेगा कि इनकी रोटी। लेकिन उन दलितों से आज की डेट में ब्राह्मण समुदाय तो एक बार के लिए दिखावे के लिए ना करें,
जातिवाद, लेकिन ओबीसी कास्ट है उनसे ज़्यादा जातिवाद करती है उनके देखिए साथ। दो चीज़ें होती हैं। हाँ, समाज में हर तरह का क्योंकि सतीश मिश्रा तो मायावती के साथ हैं, तो ये दिखता है कि ब्राह्मण समुदाय दलितों के साथ चला गया, लेकिन ओबीसी समुदाय आज के डेट में ब्राह्मण से ज़्यादा जातिवाद करता है इनके साथ। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, जबकि ओबीसी समुदाय खुद शूद्र है देखिए धार्मिक व्यवस्था में। हाँ, देखिए ऐसा है, पक्ष और विपक्ष हमेशा रहा है। अब आप कहें कि हर व्यक्ति को एक ही जैसा बना लें, उसकी सोच इसलिए मोस्टली ओबीसी जाती हैं दलितों से भेदभाव मानती हैं मोस्टली। देखिए जो मानती हूँ, अब ये नहीं कह सकते। फिलहाल हमारे यूनियन में यहाँ पर जो समूह है, यहाँ कोई भेद नहीं। और हम ये भी जानते हैं, देखिए हम लोग किसी से ये भी नहीं पूछते कि आप कौन बिरादर, साथ में बैठो कि आइए हमारे साथ खाइए, और ज़्यादा करिए आप हमारे साथ उसी हमारे बर्तन में खाइए। मैं नहीं जात बिरादरी को इतना नहीं मानता हूँ, मैं जात से छत्री जरूर हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने किसी भाई को छोटा मानते हैं। अरे एक चीज़ बताओ, छोटा बड़ा कौन? ऊपर से आया कोई छोटा बड़ा खून अगर देखो तो किसी का अलग है। नहीं, ये बात आपकी कहने में बहुत अच्छी लगती है कि खून हमारा एक है समय, तो हम जाति व्यवस्था को खत्म क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल होगा, आगे तो आगे समय देखिए आप। अरे देखिए आप, तो कैसे खत्म करी जाएगी? ऐसा है, समय तो लगेगा, हर चीज में समय लगेगा। वर्ण व्यवस्था का धीरे धीरे बहुत मतलब धीरे धीरे डाउन हो चुका। आप बहुत पहले चले जाए, 50-60 साल वर्ष पहले चले जाए, ज़्यादा नहीं, केवल 60 वर्ष पहले चले जाए तो बहुत बड़ा था। अब कहाँ रह गया है? और रही शादी विवाह, ये भी अंतर्जातीय विवाह होने लगे, ये भी होने लगे। लेकिन गवर्नमेंट ने नियम लिया है ना कि अंतर्जातीय विवाह पे, कि अगर आप दूसरे समुदाय की लड़की या किसी से शादी करोगे तो उसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। एक चीज़ बताओ, ये तो गवर्नमेंट का हिसाब है। क्या किसी पे आप ला सकते हैं कि अगर किसी का प्रेम एक दूसरे से बना है तो आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ये उनकी हरदर्मी है, हम नहीं मानते इसको, इस चीज़ को हम नहीं मानते। अगर जो चाहता है एक दूसरे का अगर संबंध बनता है तो इसमें बुरा क्या है? आज आपने हाई कोर्ट का एक फैसला सुना होगा जिसमें ये कह दिया गया है कि लड़की मुस्लिम समुदाय है और लड़का हिंदू समुदाय है, कहते हैं कि शादी वैध नहीं है क्योंकि लड़कियों को कन्वर्ट होने के लिए हिंदू होना पड़ेगा। ये क्यों नहीं, ये भी चीज़ गलत है। भाई कन्वर्ट क्यों करते हैं आप? अगर लड़की हिंदू है, लड़की इसमें मुसलमान है और लड़का हिंदू है यहाँ, तो आप कन्वर्ट क्यों कराना चाहते हैं? उसे उसका अपने धर्म पे मानने दीजिए, लड़का अपने धर्म पे माने, लड़की अपने धर्म पे चलती रहे, क्या फर्क पड़ता है? धर्म को इसलिए तो होता नहीं है कि मतलब हम आपस को एक दूसरे समन्वय कर दें। भाई जिसका जो है, जिसको जो मानना चाहें वो उसे वो मानने दीजिए। अगर हमारे मुस्लिम भाई अल्लाह के नाम से उसे याद करते हैं, हम उसे ईश्वर के नाम, परमात्मा के नाम से याद करते हैं, हमारे भाई गुरु के नाम से हमारे सिख भाई याद करते हैं, तो हमें से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी एक बात नहीं समझ भाई, हम ऐसा क्यों सोचते हैं और क्यों करते हैं? और अगर करते हैं तो ये गलत है। तो आप समझते हैं कि समाज में इक्वलिटी, समानता रहनी चाहिए? समानता रहनी चाहिए, हमें समानता के लिए प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जो हमारे नेता समानता को तोड़ते हैं, और हमारे नेता जो धार्मिक बातें बहुत करते हैं, धार्मिकता को आगे बढ़ाते हैं और सामाजिक मुद्दे खत्म कर देते हैं वहाँ पे। वजह बता दें, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों वाली पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, यानी ऐसा करो कि ये आपस में बट जाए। हमारी कमजोरी क्यों है? हमारी कमजोरी की वजह सी बातों में कि हम अपने क्यों नहीं कर, हम हमें गर्व से कहना चाहिए आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये कहना चाहिए, सीधी बात। संविधान कहता है या तो आप संविधान है भारत इज़ इंडिया, लेकिन ये कहते हैं हिंदुस्तान। देखो, चाहे इंडिया का हो चाहे हिंदुस्तान, एक ऐसी बात होती है कि जैसे एक किसी के बच्चा, कोई बच्चा है, माँ बाप ने घर वाला नाम और रख लिया और स्कूल वाला दूसरा नाम है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम इंडियन कहें, हिंदुस्तानी कहें, भारतीय कहें, क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो हैं एक, मानवता सीधी हर व्यक्ति को मानवता के पर ही चलना चाहिए और भैया मान के चलना चाहिए, हम सब मानव हैं। आज ये हो रहा है, देख लीजिए, पहले ये पूरे समाज में देखिए, हमारे ये सब हमारे लंगर लगे हैं हमारे सिख भाइयों के, आपको कहीं भेद दिखाई देता है? कोई किसी से पूछता है? यही समाज में होना चाहिए और तभी हमारी मजबूती आएगी। जब हम जाति प्रथा को हर ठीक है, अगर कोई जाति प्रथा मनाए, नहीं, सरकार कहती है आरक्षण, रिजर्वेशन ख़त्म कर दो। आप सही है, रिजर्वेशन ख़त्म, जो रिजर्वेशन दिया गया है वो जात पे आधारित दिया गया है, इनके संग इस जाति के हैं इसलिए इनके संग भेदा हुआ, इसलिए रिजर्वेशन दे दिया गया। तो हम जड़ को ख़त्म करें या पहले? दो चीज़ें हैं, देखिए अपनी अपनी राय अलग हो। हमारा कहने का मतलब यह है कि जो संपन्न हो जाए, रिजर्वेशन मत खत्म करिए, हम नहीं कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म करिए, जो संपन्न हो जाए उसकी जगह पर जो विपन्न रहे, कमजोर रहे, उसको आरक्षण पहले दीजिए, उसके बाद बचता है तो उसे भी दीजिए। भाई एक बात बताओ, कोई करोड़पति बन गया तो उसे आरक्षण की जरूरत नहीं, उसका जो उसी के भाई है उसी श्रेणी में अगर आता है, आप श्रेणीबद्ध अगर करते हैं तो उसी श्रेणी का आने वाला व्यक्ति उसी को दे दीजिए। अब होता क्या है,
कि जैसे सपोज करो कि तुम पैसे वाले बन गए, तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति हो गई, फिर तुम व्यापार भी कर सकते हो और भी काम कर सकते हो, तो तुम्हारी ही अपने वर्ग के अगर किसी दूसरे को अगर वो चीज़ दी जाए तो क्या बुरा है। जीवन यापन करने के लिए, अपना समय काटने के लिए हर व्यक्ति को चाहिए रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, ये सब व्यक्ति को चाहिए। तो कानून वो होना चाहिए कि एक समरसता हो जाए, और बराबर तो परमात्मा ने भी नहीं कर पाया, छोटे बड़े तो रहेंगे, यानी आर्थिक स्थिति में भी छोटे बड़े रहेंगे। अगर आप नहीं, भेदभाव गरीब और अमीर का हो सकता है। हाँ, गरीबी और अमीरी तो दुनिया में एक ही भेदभाव है, गरीबी अमीरी, लेकिन उस भेदभाव को मिटा, उसको भेदभाव पर कोई बात ना करे, इसलिए काला गोरा जातिवाद। तो वही तो हम कह रहे हैं, उसी के लिए तो कह रहे हैं कि हो सके तो इसको समान कर दीजिए। और अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं चल पाएंगे। मगर पक्ष और विपक्ष हमेशा रहे बेटा, एक बात याद कर लेना कि पक्ष भी रहा है और विपक्ष भी रहा है, ये तो थोड़े ज़्यादा या थोड़े होते रहे।